Hello students, today we are going to start different types of AC circuit. ठीक है, तो लास्ट दो लेक्चर्स में हमने AC के बारे में स्टार्ट किया था और उसके वीडियोस आपके कैरियर अड्डा चैनल पे अपलोडेड है। ठीक है ना, तो आज हम नए टॉपिक को इसको आगे बढ़ाते हैं और नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ AC सर्किट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ AC सर्किट। इससे पहले के जो टॉपिक्स थे उसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ AC सर्किट क्या होता है, AC सर्किट समझते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि AC सर्किट क्या होता है। तो बेसिकली AC के सर्किट को समझने के लिए या इसको सॉल्व करने के लिए इसको क्लासिफाई किया गया है दो तरीके से। तो सबसे पहला क्या है कि सबसे पहला AC सर्किट में AC सप्लाई देंगे हम। AC सप्लाई मीन्स ऑल्टरनेट EMF। ऑल्टरनेट EMF होगा तो ऑल्टरनेट करंट आपको मिलेगा। ठीक है, तो पहली चीज आ गई AC सप्लाई। और इस AC सर्किट में जो हम ऐड करेंगे तो रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटर। ठीक है ना, तो इसमें एक रेजिस्टर ऐड करेंगे, इंडक्टर ऐड करेंगे और कैपेसिटर ऐड करेंगे। तो वन बाय वन हम इस AC सप्लाई में तीनों को एक एक करके ज्वाइन करेंगे। तो अगर हम किसी तीन में से किसी एक को जोड़े, ओनली रेजिस्टेंस और ओनली इंडक्टेंस और ओनली कैपेसिटर, तो तीन में से किसी एक को हम ऐड कर रहे हैं तो हम इसको सिंपल AC सर्किट बोलते हैं। और इन तीनों में से किसी दो को, फॉर एग्जांपल कि हम सर्किट में रेजिस्टेंस के साथ इंडक्टेंस को जोड़ रहे हैं, रेजिस्टेंस के साथ कैपेसिटर को जोड़ रहे हैं और रेजिस्टेंस के साथ इंडक्टर को जोड़ रहे हैं, इंडक्टेंस, ठीक है ना, इसको जोड़ रहे हैं, तो ये जो आपका कॉम्बिनेशन देगा इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स AC सर्किट। तो सबसे पहले हम जोड़ रहे हैं AC सप्लाई में रेजिस्टेंस को। तो देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। ठीक है ना, तो यहां पे एक रेजिस्टेंस हमने जोड़ दिया और सप्लाई दे दिया AC सप्लाई। ठीक है, और इस EMF को क्या बोल दिया, E इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के पास जो करंट पहुंचेगा या पोटेंशियल वोल्टेज जो पहुंचेगा वो भी ऑल्टरनेट होगा। ठीक है ना, तो अब हम यहाँ पे इसके रेजिस्टेंस को R मानते हैं और यहां से जो करंट का सप्लाई हो रहा है उसको हम I मानते हैं। तो सिंपल रूल किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं और किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, E माइनस IR is equals to 0. Therefore, E will be equals to I into R, and we can say that I is equals to E upon R। जैसा कि EMF है, EMF का सोर्स क्या है, E is equals to E0 साइन ओमेगा टी अपॉन R। ठीक है ना, इसको फर्दर कैसे लिखेंगे, I will be equals to E0 अपॉन R साइन ओमेगा टी। अगर मैं इस क्वांटिटी को I0 बोल देता तो I will be written as I0 साइन ओमेगा टी। I will be written as I0 साइन ओमेगा टी। तो इस सर्किट में करंट की जो वैल्यू आएगी वो I0 साइन ओमेगा टी और EMF की जो वैल्यू है E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। तो अब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे, जैसा हमने पहले भी आपको करके बता रखा है कि इन दोनों को कंपेयर करने के बाद आपको क्या पता चलेगा,
इन दोनों का फेज डिफरेंस कितना है? फेज डिफरेंस विल बी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में है। तो क्या कंक्लूजन आया आपके पास कि जब भी एसी सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस जुड़ा है तो इस केस में करंट और ईएमएफ विल बी इन सेम फेज, दोनों सेम फेज में होंगे। ठीक है ना? तो इसको सेम फेज में कैसे रिप्रेजेंट करें, ग्राफिकली कैसे समझते हैं हम इसको? तो अगर सपोज ये I इक्वल्स टू या E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी का कर्व है, E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है ना? और हम करंट के लिए अगर ग्राफ बना रहे हैं तो I इक्वल्स टू इस तरीके का, ये ग्राफ किसका है? I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आप देखेंगे कि जिस टाइम पे करंट यहां है उस टाइम पे वोल्टेज भी यहीं पे है, जिस टाइम में करंट यहां है उस टाइम में वोल्टेज की भी वैल्यू वही है। तो इससे ये समझ में आया कि जब भी एसी सर्किट में प्योरली और प्योरली रेजिस्टेंस जुड़ा है तो आपका करंट और आपका ईएमएफ वोल्टेज एक ही फेज में होगा। ठीक है ना? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से कंक्लूजन हुआ करंट एंड EMF will be in same phase. Current and EMF will be in same phase. अब मैं अगर फेजर डायग्राम बनाऊं तो फेजर डायग्राम बनाएंगे तो क्या आएगा? ये वैल्यू आपके करंट की होगी, मैक्सिमम करंट डेट इज आई नॉट, और चूंकि सेम फेज में है, कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, तो वी नॉट भी इसी लाइन पे होगा। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? यानी दोनों के बीच में फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 0। आइदर आई नॉट ज्यादा होगा या वी नॉट ज्यादा होगा, ये डिपेंड करता है सिचुएशंस पे, लेकिन दोनों कहां पे आएंगे? दोनों सेम लाइन पे आएंगे। तो ये इसका फेजर डायग्राम हो गया। रेजिस्टेंस, ओनली रेजिस्टेंस यानी प्योरली रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन एसी सर्किट। ठीक है? इसके बाद आता है आपका इंडक्टेंस कनेक्टेड इन एसी सर्किट। तो इंडक्टेंस कनेक्टेड इन एसी सर्किट, अच्छा यहां से हम अगर आई नॉट की वैल्यू निकालेंगे तो आई नॉट की वैल्यू क्या आएगी? आई की वैल्यू क्या आएगी? आई विल बी इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई नॉट को आपने क्या बोला था? आई विल बी इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी। तो आप आई नॉट को क्या बोलोगे? आई नॉट विल बी इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर। ठीक है ना? उसी तरीके से आप बोलोगे आई एवरेज विल बी इक्वल टू ई एवरेज अपॉन आर। सिमिलरली आई आर एम एस विल बी इक्वल टू ई आर एम एस अपॉन आर। तो आई आर एम एस की वैल्यू क्या आई? आई आर एम एस आपका हो रहा था पहले आई नॉट बाई रूट टू, तो यहां पे क्या बोलोगे? आई नॉट क्या है? ई नॉट बाई आर, तो ई नॉट बाई आर रूट टू। चलिए अब हम आगे नेक्स्ट उस पर बढ़ते हैं। प्योरली इंडक्टेंस, प्योरली यानी एसी में, एसी सर्किट में सिर्फ और सिर्फ इंडक्टेंस जुड़ा है, तो इसको कैसे बनाएंगे? अब हम यहां पे इसके वोल्टेज सप्लाई को E इक्वल्स टू क्या मान लेते हैं? ई नॉट साइन ओमेगा टी, और इसको बोल देते हैं L। ठीक है ना? पिछले वाले में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस जुड़ा था, यहां पे सिर्फ और सिर्फ इंडक्टेंस जुड़ा है। ठीक है ना? तो इसमें देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक सर्किट में जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंडक्टेंस जुड़ा है तो इसका जीरो ओमिक रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है? जीरो ओमिक रेजिस्टेंस। ठीक है ना? यानी जैसे रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टर्स में रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टेंस में कोई ओमिक रेजिस्टेंस नहीं होता है। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इस इंडक्टेंस के अक्रॉस
ईएमएफ इंड्यूस होता है। क्या इंड्यूस होता है? ईएमएफ इंड्यूस होता है ना, यहां पे ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो फिर से समझ लीजिए कि जब भी एसी सर्किट में प्योरली इंडक्टेंस जुड़ा है, यानी इंडक्टेंस जुड़ा है, ठीक है ना, वो कहीं पे भी हो, तो यहां पे हम सिर्फ प्योरली इंडक्टेंस को जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इस इंडक्टेंस, यहां पे इस इंडक्टर के पास क्या होगा? इंड्यूस ईएमएफ होगा। ये ईएमएफ इंड्यूस करेगा, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी आपको बताया गया है। तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। अच्छा, ये ईएमएफ जो इंड्यूस होगा अपोजिट टू विल बी अपोजिट टू सोर्स ईएमएफ, ठीक है ना। यानी जो सप्लाई है ईएमएफ का, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, इसके अपोजिट होगा, है ना। हर बार क्या होगा? अपोजिट होगा। तो अब यहां पे देखेंगे E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी में क्या बोला है कि आप ये ऑल्टरनेट सप्लाई सोर्स है वोल्टेज का, और ये ऑल्टरनेट है, यानी इसकी वैल्यू, इसका साइन कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। इसकी वैल्यू भी चेंज हो रही है, तो इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, और इसके वजह से यहाँ पे करंट जा रहा है, और इस करंट की जाने की वजह से इस इंडक्टेंस के पास भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, जिसका डायरेक्शन इसके अपोजिट होगा, ठीक है ना। और चूंकि इसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, इसका भी वैल्यू चेंज हो रहा है, तो इस इंडक्टेंस की भी वैल्यू चेंज होगी, ठीक है ना। क्या बताया? और उस इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी होगी? एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी, और इसके ऊपर क्या लगाते हैं? निगेटिव साइन। निगेटिव साइन क्यों लगाते हैं? क्योंकि इसके डायरेक्शन के अपोजिट इसका डायरेक्शन होता है, ठीक है ना, इसलिए यहां पे माइनस एल लगाते हैं। तो माइनस एल डी आई बाई डी टी विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ। कहां पे इंड्यूस हो रहा है? इसके अलॉन्ग, है ना, इंडक्टर के अलॉन्ग ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, जिसकी वैल्यू माइनस एल डी आई बाई डी टी होती है। वहां पे किरचॉफ्स लॉ लगाए थे। क्या लगाए थे? किरचॉफ्स लॉ। तो यहां पे भी किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे, किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे। और किरचॉफ्स लॉ क्या बोलता है? वहां पे क्या था किरचॉफ्स लॉ? E माइनस आई आर इक्वल टू 0। तो यहां पे किरचॉफ्स लॉ कैसे लगाएंगे? ये आ जाएगा E देन माइनस एल डी आई बाई डी टी विल बी इक्वल टू 0। किरचॉफ्स लॉ लगाने के बाद क्या आ जाएगा? E माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू 0। चलिए इसको देखते हैं फटाफट। तो E माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू 0, यहां से हम, हाँ, E इक्वल टू क्या बोलेंगे? एल डी आई बाई डी टी, और क्या बोलेंगे? E डी टी अपॉन एल इक्वल टू डी आई। E डी टी अपॉन एल इक्वल टू डी आई। अब हम क्या करेंगे? बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे। E डी टी अपॉन एल को इंटीग्रेट करेंगे। तो अब जब यहां पे देखोगे कि यहां तक E का इंटीग्रेशन dt के साथ है, तो हम इस E को t के टर्म्स में लाएंगे, और इस E की वैल्यू कितनी होगी? E नॉट साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन एल। तो यहां पे क्या आ जाएगा? I विल बी इक्वल टू ई नॉट अपॉन एल कॉन्स्टेंट है, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, और अपॉन में क्या आएगा? ओमेगा, ठीक है ना। तो I की वैल्यू कैसे आ जाएगी? I विल बी इक्वल टू ई नॉट अपॉन एल ओमेगा, और ये है माइनस कॉस ओमेगा टी। तो माइनस कॉस ओमेगा टी को अगर हम साइन के टर्म्स में चेंज करते हैं, तो आपको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा यानी साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस ओमेगा टी, ठीक है ना। तो क्या करेंगे यहां पे? साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, ये आएगा कॉस ओमेगा टी। क्योंकि यहाँ पे कॉस नहीं माइनस कॉस है, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? एक माइनस लगा दिया, और इस माइनस को अब हम वापस से अंदर भेज देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? I विल बी इक्वल टू ई नॉट अपॉन एल ओमेगा, इस माइनस को अंदर भेज देंगे, तो ये आ जाएगा साइन के अंदर ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2।
तो यहां से काफी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिलने वाला है। क्या कंक्लूजन आ रहा है? कंक्लूजन ये आ रहा है कि आई की जो वैल्यू आ रही है ई नॉट अपॉन एल ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, और इस एल अपॉन क्या बोलेंगे, इस ई नॉट अपॉन एल ओमेगा को अगर हम आई नॉट के जैसा बोल देते हैं, आई विल बी इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो यहां से कंक्लूजन आया कि आई की जो वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। मैं फिर से लिख दे रहा हूं, फाइनल कंक्लूजन क्या आया? आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो यहां देखने के बाद आप बोलोगे यहां पे जो करंट की वैल्यू आ रही है इसका फेज, इनिशियल फेज कितना है? माइनस पाई बाई 2। और आपने जो ईएमएफ लिया था, ईएमएफ की वैल्यू क्या थी? ई नॉट, ईएमएफ की वैल्यू थी ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट की जो वैल्यू आ रही है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, यानी इन दोनों का फेज डिफरेंस कितना है? पाई बाई 2 का है। और आप देखोगे कि कौन लीड कर रहा है और कौन लैग कर रहा है। तो आपका वोल्टेज सोर्स जो है उसका फेज डिफरेंस जीरो, सॉरी इनिशियल फेज जीरो है, और इसका इनिशियल फेज माइनस पाई बाई 2 है। इट मींस कि करंट लैग कर रहा है पाई बाई 2 एंगल से, और वोल्टेज लीड कर रहा है पाई बाई 2 एंगल से। तो इसको अगर हम ग्राफिकली समझेंगे तो कैसे बोलेंगे? मैं फिर से यहां पे इक्वेशन लिख दे रहा हूं। आई का इक्वेशन क्या आया? आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, और आई नॉट की वैल्यू क्या बोला हमने? आई नॉट, यहां से देखें, आई नॉट इक्वल्स टू, यहां पे क्या बोले हम लोग? आई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन एल ओमेगा, ठीक है ना? तो आई नॉट की वैल्यू क्या होगी? ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, ई नॉट अपॉन एल ओमेगा या ओमेगा एल, ठीक है ना? तो अगर हम इसको फिर से बता रहे हैं, ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, वोल्टेज के साथ कंपेयर करें, है ना, वोल्टेज के साथ कंपेयर करें तो ग्राफिकली कैसा दिखेगा ये? ना, वोल्टेज के साथ कंपेयर करें तो कैसा दिखेगा ग्राफ पे? ये आपका वोल्टेज का सोर्स, इनिशियल फेज जीरो है, तो आप इसके लिए लिखोगे ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट क्या कर रहा है? माइनस पाई बाई 2 पे। तो इसको अगर हम बनाएंगे ग्राफ में, तो करंट के ग्राफ को बनाएंगे तो कैसा आएगा? तो इससे क्या पता चल रहा है कि करंट जो है, करंट लैग्स बाई पाई बाई 2 एंगल, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे क्या देखोगे आप कि जो वहां पे आई नॉट इक्वल्स टू, प्योरली रेजिस्टेंस वाले में आई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट बाई आर था, तो यहां पे आई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन ओमेगा एल है। यानी रेजिस्टेंस को कौन रिजेंबल कर रहा है? कौन रिजेंबल कर रहा है रेजिस्टेंस को? ओमेगा एल। तो ओमेगा एल के बारे में बोलेंगे कि रेजिस्टेंस तो नहीं है लेकिन रेजिस्टेंस के जैसा ही है, ठीक है ना? तो यहाँ पे प्योर सर्किट में प्योर रेजिस्टेंस, प्योरली रेजिस्टेंस था ई नॉट अपॉन आर, और प्योरली इंडक्टेंस है तो ई नॉट अपॉन ओमेगा एल। हेयर रेजिस्टेंस रिजेंबल्स ओमेगा एल, रेजिस्टेंस के जैसी ही कौन सी चीज है? ओमेगा एल है। कौन? तो यहां पे हम ओमेगा एल को बोलेंगे इंडक्टिव, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है ना? तो ये भी एक तरीके का ऑपोजिशन है, लेकिन चूंकि ये रेजिस्टेंस नहीं है तो नॉन रेजिस्टिव हिंड्रेंस बोलेंगे, नॉन रेजिस्टिव अपोजिशन बोलेंगे, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? एक्सएल, यानी इंडक्टेंस रिएक्टेंस, ठीक है। ये नॉन रेजिस्टिव अपोजिशन है, रेजिस्टेंस के जैसा है लेकिन रेजिस्टेंस तो नहीं बोल सकते इसको। इसका यूनिट अगर बात करेंगे, यूनिट की बात करेंगे, एक्सएल, एक्सएल क्या है आया? ओमेगा इंटू एल। यूनिट की अगर बात करते हैं, ठीक है ना, तो एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल। आप ओमेगा को क्या बोलोगे? 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, और एल की वैल्यू क्या लिखे थे आप?
E इज इक्वल टू माइनस में L di बाई dt। तो अगर L की बात करें अगर हम यूनिट वाइज तो E dt अपॉन में di यानी वोल्ट इंटू सेकेंड अपॉन में एम्पियर। ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे इसका ओमेगा L के लिए वोल्टेज सेकेंड अपॉन एम्पियर, और यहां से फ्रीक्वेंसी क्या आ रहा है पर सेकेंड है ना, फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है 1 बाई टाइम, तो वोल्टेज बाई एम्पियर यानी ओम के जैसा आ जाएगा। ठीक है ना। तो एक्सएल की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, ओम ही होगी है ना, एक्सएल का यूनिट जो होगा वो ओम होगा। ठीक है ना। तो हम इसके यूनिट को देख लिए। एक्सएल होता क्या है, एक्सएल होता है इंडक्टेंस रिएक्टेंस। ठीक है ना, जिसकी वैल्यू होती है ओमेगा इंटू एल। चलिए अब आगे हम देखते हैं इस वाले में एक्सएल की वैल्यू ओमेगा इंटू एल आया, यानी एक्सएल किसके प्रोपोर्शनल आया, ओमेगा के, और ओमेगा किसके इक्वल होता है 2 पाई इंटू एफ। तो एक्सएल इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया आपके पास एफ, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस जो आया वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल आया। तो जितना ज्यादा एसी सोर्स का फ्रीक्वेंसी होगा उतना ही ज्यादा ये एक्सएल होगा, एक तरीके का अपोजिशन ही है, हिंड्रेंस है। ठीक है ना। तो यहां से और क्या कंक्लूजन निकाला जा सकता है एक्सेल के बारे में, हाँ एक्सेल के बारे में ये निकाला जा सकता है कंक्लूजन कि डीसी सप्लाई में फ्रीक्वेंसी कितना होता है 0, और एसी सप्लाई में फ्रीक्वेंसी होता है, एसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी जनरली जो हमारे यहाँ यूज होता है वो 50 हर्ट्ज का होता है। तो इससे ये पता चला कि एसी सप्लाई में डीसी सप्लाई में किसी तरह का हिंड्रेंस, अपोजिशन, रुकावट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम इंडक्टर को लगाएंगे डीसी सप्लाई में ये करंट को अपोज नहीं करेगा, आराम से इससे करंट पास करेगा। लेकिन इसी चीज को अगर हम एसी सप्लाई में लगा रहे हैं तो ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाके इसको अपोज करने की कोशिश करेगा। ठीक है ना। आप ऐसे भी देख सकते हो मैथमेटिकली, एसी का फ्रीक्वेंसी 0 होता है इसलिए एक्सएल की वैल्यू 0 होगी, और सॉरी डीसी का फ्रीक्वेंसी 0 होता है, सॉरी एसी नहीं, डीसी का फ्रीक्वेंसी 0 होता है इसलिए एक्सएल की वैल्यू 0 होती है डीसी सप्लाई में। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं एसी सर्किट कंटेनिंग प्योर कैपेसिटेंस। ठीक है ना। तो क्या आएगा, एसी सर्किट कंटेनिंग प्योर कैपेसिटेंस, लिख लेते हैं यहां पे एसी सर्किट कंटेनिंग प्योर कैपेसिटेंस या फिर कैपेसिटर, ऐसा सर्किट एसी सप्लाई जिसमें प्योरली कैपेसिटर हो। तो यहां पे भी हम एसी सप्लाई E इक्वल्स टू क्या बोलेंगे, E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमने एसी सप्लाई यानी वोल्टेज, अल्टरनेट वोल्टेज जो है इसको मान लिया। अब हम क्या देखते हैं, इसके पास आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा Q इक्वल्स टू C इंटू बी, कैपेसिटर में कि चार्ज की जो वैल्यू होती है, चार्ज स्टोर जो होता है वो कैपेसिटेंस इंटू वोल्टेज होता है। तो अब देखिए कि जैसे ही इसको एसी सप्लाई मिलेगा तो क्या होगा इसके साथ, यहां से जो भी करंट जाएगा वो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन में चेंज होता रहेगा टाइम टू टाइम, है ना। टाइम के साथ इसकी मैग्नीट्यूड बदलेगी, तो टाइम के साथ इसकी मैग्नीट्यूड यानी यहाँ पे Q बराबर हम क्या लिख रहे हैं CV, तो आप इसको लिख सकते हैं C इंटू ई। तो यहाँ पे E का जो वैल्यू होगा इसके पास जब भी जाएगा E वो टाइम टू टाइम चेंज होगा, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। तो इसके ऊपर जो चार्ज का कलेक्शन होगा, इस कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज का कलेक्शन होगा वो भी वेरिएबल होगा, टाइम के साथ वो भी चेंज होगा। ठीक है ना। पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव भी होगा, और मैग्नीट्यूड वाइज भी चार्ज की वैल्यू बदलती रहेगी। ठीक है ना। चलिए तो अब यहां से देखते हैं Q इक्वल्स टू क्या बोला हमने, Q इक्वल्स टू C इंटू ई,
तो Q इक्वल टू आ जाएगा C ई नॉट, Q इक्वल टू C ई नॉट साइन ओमेगा टी। मैं फिर से बता दे रहा हूं, आपने वोल्टेज सोर्स दिया, ऑल्टरनेट वोल्टेज सोर्स, कैपेसिटर के पास गया, तो कैपेसिटर के पास जो चार्ज का कलेक्शन होगा वो अल्टरनेटली पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव इस तरीके से होगा, और मैग्नीट्यूड वाइज भी चार्ज की वैल्यू फिक्स नहीं होगी, चार्ज की वैल्यू भी वेरी करेगी। जैसे जैसे वोल्टेज वेरी करेगा, करंट वेरी करेगा, तो इसके पास जो चार्ज का कलेक्शन होगा, चार्ज भी क्या होगा, स्टोर चार्ज की भी वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज होती रहेगी। वो कैसे चेंज होगा, Q इक्वल टू C ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब हम यहां से लिखते हैं, आपको पता है कि I की जो वैल्यू होती है, I क्या होता है, I इज इक्वल्स टू होता है dq अपॉन dt। तो हम यहां से करेंगे, क्या करेंगे, I इज इक्वल्स टू d अपॉन dt ऑफ Q की वैल्यू को लिख देंगे C ई नॉट साइन ओमेगा, I इज इक्वल्स टू d अपॉन सॉरी C बाहर आ जाएगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन आ जाएगा कॉस ओमेगा टी, और एक ओमेगा यहां रह जाएगा। तो इसको फर्दर लिख सकते हैं, I इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, और इस कॉस ओमेगा टी को हम लिखेंगे साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा। यानी आपको पता है कि कॉस थीटा क्या होता है, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा हम लिख सकते हैं। इसी को मैं एडजस्ट करके कैसे लिखूंगा, पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी को ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ठीक है ना। तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, और अपॉन में आ जाएगा 1 अपॉन ओमेगा सी। तो अगर इसको फर्दर कंपेयर करेंगे कि अगर मैं इस वैल्यू को आई नॉट बोल दे रहा हूं, इस वैल्यू को आई नॉट बोल देता हूं, तो आई की वैल्यू कैसे आ जाएगी, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। यानी ऐसा एसी सर्किट जिसमें प्योरली कैपेसिटेंस जुड़ा हो, तो वहां पे करंट की जो वैल्यू आ रही है, I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, और यहां पे ईएमएफ की जो वैल्यू थी वो क्या थी, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो अब यहां से आप जब देखेंगे डिफरेंसेस, क्या डिफरेंसेस आ रहा है कि करंट जो है उसका इनिशियल फेज पाई बाई 2 है, और ईएमएफ का इनिशियल फेज 0 है। तो यहां से इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या आएगा आपके पास कि करंट will lead EMF by पाई बाई 2। तो करंट EMF को पाई बाई 2 से लीड करेगा। तो अगर हम इसको ग्राफिकली समझते हैं, तो ग्राफिकली कैसे बनाएंगे इसको, ठीक है। तो आपने यहां पे इक्वेशन लिखेंगे E का, E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई क्या है आपके पास, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ठीक है ना। तो ये अगर मैं ये ग्राफ बना रहा हूं ई के लिए, ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आप देखोगे कि वोल्टेज जो है, ईएमएफ जो है, इनिशियल फेज 0 है, और करंट का इनिशियल फेज पाई बाई 2 है। तो यही करंट कहां से स्टार्ट होगा, तो इस तरीके से करंट स्टार्ट होगा। यानी दोनों के बीच में डिफरेंस कितना रहेगा, पाई बाई 2 एंगल का, ठीक है ना। तो फेज डिफरेंस जो आएगा, फेज डिफरेंस विल बी इक्वल्स टू पाई बाई 2। करंट यहां पे लीड कर रहा है पाई बाई 2 एंगल से, वोल्टेज यहां पे लैग कर रहा है पाई बाई 2 एंगल से। अगर हम इसके फेजर डायग्राम को डिस्कस करें, तो फेजर डायग्राम कैसा आएगा, ठीक है ना। ये आपका, इसको आप बोल दो वोल्टेज, यानी ई नॉट मैक्सिमम, और यहां जो आएगा आपके पास करंट, चूंकि क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, कितने एंगल से लीड कर रहा है, तो आप इसको बोलोगे आई नॉट, ठीक है ना। दोनों के बीच में एंगल कितना आएगा, पाई बाई 2 का आएगा।
तो ये कब आएगा ऐसा ग्राफ? प्योरली कैपेसिटर इसमें जुड़ा है तो। प्योरली, अगर प्योरली इंडक्टेंस जुड़ा है तो आप क्या बोलोगे? ये था आपका ई नॉट और करंट लैग कर रहा था कितने एंगल से? π/2 से। इसके बीच का एंगल आप क्या लोगे? π/2। ये कब आएगा? प्योरली इंडक्टेंस। और प्योरली रेजिस्टेंस में क्या होगा? फेजर डायग्राम। प्योरली रेजिस्टेंस में डायग्राम ऐसा बनेगा कि दोनों के बीच में एंगल कितना है? यहां पे फेज डिफरेंस कितना है? फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 0। ठीक है ना? तो ये रही कहानी आपका किसका? प्योरली रेजिस्टेंस, प्योरली इंडक्टेंस एंड प्योरली कैपेसिटर। तो वापस से इसके इक्वेशन पे आते हैं कि हमने इक्वेशन क्या निकाला? यहाँ पे क्या इक्वेशन निकाला करंट के लिए? आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2, और इस आई नॉट की वैल्यू को हम क्या लिख रहे हैं? आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। ठीक है ना? इसको हम यहां से वापस से निकालते हैं। ठीक, तो पहले प्योरली रेजिस्टेंस के लिए आई नॉट आपने क्या लिखा था? ई नॉट अपॉन आर। प्योरली इंडक्टेंस के लिए आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, और प्योरली कैपेसिटेंस के लिए ई नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। ठीक है ना? तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस के जैसा ही रेजिस्टेंस है। यहाँ पे रेजिस्टेंस के जैसा कौन है? ओमेगा एल, जो रेजिस्टेंस को रिजेंबल कर रहा है। इसको हम क्या बोले थे? एक्स एल। और यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे? एक्स सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा इंटू सी। एक्स सी मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है ना? तो रेजिस्टेंस के जैसा ही वर्क कर रहा है ना। अपोजिशन जो है यहाँ पे अपोज जो कर रहा है, एक्स सी की वैल्यू किसके इक्वल आई? तो एक्स सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन 2 पाई एफ इंटू सी। तो आप यहां से बोलोगे एक्स सी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन कैपेसिटेंस। एक्स सी या सॉरी एक्स सी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन कैपेसिटेंस भी बोल सकते हो, या 1 अपॉन, यहां से जो अपने को कंक्लूड करना है वो ये, एक्स सी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, यानी एक्स सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। यानी एसी सप्लाई में फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा होगा, एक्स सी की वैल्यू उतनी ही कम होगी। तो अगर हम यहाँ पे डीसी सप्लाई दे देते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं, तो फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू 0। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? अगर हम डीसी सप्लाई देते हैं तो फ्रीक्वेंसी 0 होगा, तो एक्ससी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? इनफाइनाइट। यानी यहाँ पे जो नॉन रेजिस्टिव अपोजिशन है वो इनफाइनाइट होगा। इसलिए डीसी सप्लाई जब भी देंगे कैपेसिटेंस के अलोंग या क्रॉस, तो वो इतना ज्यादा हिंड्रेंस पैदा कर देगा, इतना ज्यादा रेजिस्टेंस दे देगा कि करंट का सप्लाई को क्या कर देगा? रोक देगा। ठीक है? तो डीसी सप्लाई में कैपेसिटर को लगा रहे तो आपका करंट का फ्लो रोक देगा। और चूंकि एसी सप्लाई में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कुछ होती है, ठीक है, एसी सप्लाई होगा तो फ्रीक्वेंसी होगा, तो एक्ससी की भी वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। तो एक्ससी विल वर्क, यानी एक्ससी क्या करेगा एसी में? आपका जो हिंड्रेंस होगा, आपका जो अपोजिशन होगा वो काफी कम होगा, वेरी लेस। देख लीजिए इसको फिर से, एक्ससी में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कुछ तो होती है, एक्ससी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन एफ। तो जैसे जैसे नीचे की वैल्यू बढ़ेगी, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, तो एक्ससी की वैल्यू कम होगी। ठीक है ना? और डीसी सप्लाई में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0, तो ये वाला क्वांटिटी इनफाइनाइट हो जाएगा। इसलिए एसी में ये हिंड्रेंस, ये जो अपोजिशन होगा, नॉन रेजिस्टिव अपोजिशन, ठीक है ना, ये ऑलमोस्ट 0 होगा या बहुत कम होगा। ठीक है ना? तो क्या देखा आपने ओवरऑल कंक्लूजन कि रेजिस्टेंस के लिए, रेजिस्टेंस में क्या होगा? एसी होगा, डीसी होगा, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। इसको जितना अपोज करना है वो उतना ही अपोज करेगा, आइदर द कनेक्शन या द सोर्स इज एसी और डीसी। ठीक है ना? प्योरली इंडक्टेंस में देखिए क्या होगा? एसी सप्लाई होगा तो अपोज करेगा, डीसी सप्लाई होगा तो बिल्कुल भी अपोज नहीं करेगा।
ठीक है ना, और प्योरली कैपेसिटिव होगा और डीसी सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है ना, डीसी सप्लाई दे रहे हैं तो हाईली अपोज करेगा, हाईली क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक है ना। इसी कैपेसिटर में आप एसी का सप्लाई दे रहे हो तो इसको फ्लो करने देगा, पास करने देगा, उतना अपोज नहीं करेगा। तो ये रहा ओवरऑल कंक्लूजन। इसके बाद इसमें जो चीजें हैं फिर से मैं देख लेता हूं, कंक्लूड कर लेता हूं। प्योरली रेजिस्टेंस में फेज डिफरेंस कितने का है, फेज डिफरेंस इज इक्वल्स टू 0। तो ये अगर आपका वोल्टेज सोर्स है ना, तो इसी के अलोंग, इसी लाइन के अलोंग इसके पैरेलल कौन होगा, आपका करंट सोर्स। इंडक्टेंस में क्या है कि वोल्टेज अगर ऐसा है, करंट क्या कर रहा है इंडक्टेंस में, करंट लैग कर रहा है, तो ये कौन होगा, करंट। अगर प्योरली कैपेसिटर है, प्योरली कैपेसिटर है तो ये आपका वोल्टेज सोर्स है, तो करंट कैसा होगा, इस तरीके का। हर बार इन दोनों केस में जो फेज डिफरेंस होगा π/2 का होगा, और फर्क होगा कि इस केस में वोल्टेज लीड करता है ना, और सॉरी इस यहाँ पे जो है प्योरली कैपेसिटर में वोल्टेज लैग कर रहा है, करंट लीड कर रहा है। प्योरली इंडक्टेंस में करंट लैग कर रहा है और वोल्टेज क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, ठीक है ना। तब आते हैं, इसके बाद आते हैं LR सर्किट, है ना, जिसको हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। LR सर्किट यानी एक ऐसा एसी सोर्स जिसमें इंडक्टेंस भी जुड़ा है और रेजिस्टेंस भी जुड़ा है, ठीक है ना। तब तक के लिए इसको अच्छे से पढ़ें। थैंक यू।